अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने का आरोप लगाकर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और रूस के मध्य यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई है और यूएई द्वारा रूस की लगातार मदद किए जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी बीच मॉस्को में क्रेमलिन के राजकीय परिसर में एक महत्वपूर्ण भेंट वार्ता हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आमने सामने बैठे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात न केवल औपचारिक थी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम देने के उद्देश्य से अत्यंत सार्थक भी रही। बैठक में आर्थिक साझेदारी प्रमुख एजेंडा रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि यूएई में रूसी निवेश अब अमीराती निवेश की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक विश्वास लगातार गहराता जा रहा है। पुतिन ने कहा कि हमारा आर्थिक सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। निवेश के क्षेत्र में पारस्परिक समझ और भरोसे ने हमारे रिश्तों को मजबूती दी है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच सहयोग की सराहना की गई। इसके साथ ही शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई नए कार्यक्रमों पर सहमति बनी है। संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र आदान प्रदान और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए दोनों देश सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर भी जुड़ रहे हैं। इस वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा की गई। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंचों पर साझेदारी और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाल में रूस और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 11.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि यूरेशियन आर्थिक साझेदारी का कुल आंकड़ा 30 अरब डॉलर के पार है। इस पर यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान, स्थिरता और साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। हम इस साझेदारी को आने वाले सालों में और मजबूत करेंगे। बैठक के अंत में दोनों नेताओं ने इस विश्वास के साथ वार्ता समाप्त की कि आने वाले समय रूस और यूएई सहयोग को वैश्विक स्थिरता और विकास में एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही है, दोनों देश जिस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े बैठे होंगे, क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ना इन दोनों की बढ़ती ताकत भी है, क्योंकि इन दोनों की बढ़ती ताकत से ट्रंप जरूर खिसिया गए होंगे। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोआन सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं। सऊदी, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश पहले ही हमास को एक बाधा मान चुके हैं। अब तुर्की भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। एर्दोआन का यह रुख कई लोगों के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एक जिम्मेदार रणनीतिक कदम तुर्की की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में अब फोकस हथियारबंद प्रतिरोध से हटकर राजनीतिक समाधान की ओर जाने लगा और तुर्की नई दिशा में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज एर्दोआन के लिए हमास भूमिपुत्र नहीं बल्कि एक बाधा बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हमास अब इस नए संकट से कैसे निपटता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक हमला किया था, जो हमास के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो हमले शुरू किए वो अभी तक रुके नहीं हैं। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में जो बमबारी शुरू की वो इतने सालों बाद भी लगातार जारी है। इस बमबारी का खामियाजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इजरायली हमलों में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजरायली हमलों की वजह से गाजा खंडर में अब तब्दील हो चुका है। लोगों के घर उजड़ गए हैं,